और आपको अपने जीवन काल में चीजें तभी प्राप्त होंगी जब आप परिश्रम और पुरुषार्थ करते हो। तीसरे के शनि वालों की लाइफ में हर एक चीज जो भी वो प्राप्त करना चाहते हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 110 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। इसके साथ ही साथ में जो लाइव सेशन के विषय में आप सभी दर्शकों को सूचित किया गया था, उसके विषय में इस चैनल पर आप कम्युनिटी पोस्ट में चला जाइएगा, एक पोल दिया हुआ है, उसमें आप अपनी वोटिंग कर दीजिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के आधार पर किन फलों को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं आप अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष का और अपने पूरे मंथ का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज़ के अंत में की जा चुकी है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही उन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये ममता देवी जी का है। इन्होंने पूछा है कि कुंडली में किस तरह के जानवरों से खतरा है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, वैसे तो जन्म कुंडली के आधार पर चतुर्थ स्थान से ही वाहन का, तो चतुर्थ स्थान से ही पशुओं का भी विचार किया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि आपको खतरा है, आपको यानी कि लग्न को तो जन्म कुंडली का 6th हाउस और 8th हाउस देखना होगा। यदि चतुर्थेश, षष्ठ और अष्टम स्थान में जाकर के पीड़ित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जानवरों से खतरे की संभावनाएं बनती हैं। यदि ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि 6th या 8th हाउस में केतु हो तो ऐसे लोगों को सींग वाले जानवरों से खतरा होता है। अब देखिए, मुख्य बात आती है खतरे की। जानवरों के क्लासिफिकेशन से कोई यहाँ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि यदि चोट आपको लग रही है, चाहे वो वाहन से लगे चाहे वो पशुओं से लगे, तो वो एक तरीके की दुर्घटना के रूप में काउंट किया जाएगा, जिसमें जो एफ्लिक्शन होगा वो आपको यानी कि लग्न को होगा। तो यदि जन्म कुंडली के 6ठे या 8वें भाव से दुर्घटना कारक स्थितियां निर्मित हो रही हो तो कहीं ना कहीं आपको जानवरों से खतरा होता है। जैसा मैंने बताया कि 6th या 8th में केतु हो तो सींग वाले जानवरों से खतरा होता है। 6ठ स्थान से शनि और मंगल इन दोनों का ही संबंध बन जाए या अष्टम स्थान से शनि या मंगल इन दोनों का ही संबंध बन जाए तो भी ऐसे व्यक्तियों को जानवरों से खतरा होता है। तो इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती है कि आपके साथ में दुर्घटना घटित हो सकती है। अब किस तरह के जानवर, तो उन जानवरों के क्लासिफिकेशन से आपको क्या करना है, खतरा किन तरह के जानवरों से हो सकता है। अब नॉर्मली आज के परिवेश में देखा जाए तो सामान्यतः शेर इत्यादि से तो खतरा होगा नहीं। सींग वाले जानवर सुनने में आता है कि बैल ने रोड पर किसी को मार दिया, तो वो सींग वाले जानवर गाय या बैल में आ जाते हैं। साथ ही साथ डॉग्स ने, कुत्तों ने काट दिया, तो ये नॉर्मली तो वैसे नहीं काटते, लेकिन हाँ, केतु यदि अफेक्टेड हो जन्म कुंडली में, आप यदि कुत्तों से नफरत करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको काटते हैं। और जानवरों का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा जान के कुछ फायदा नहीं है और बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली आप इसको फाइंड भी नहीं कर सकते हो। बट हाँ, सींग वाले जानवरों का उल्लेख ज्योतिष के ग्रंथों में मिलता है कि 6th या 8th में केतु हो तो सींग वाले जानवरों से खतरा होता है। अगला प्रश्न जो है ये देवी प्रसाद जी का है। इन्होंने बोला है कि नमस्कार आचार्य जी, पुरुष के बाएं हाथ में एक मंदिर जैसी आकृति दिख रही है जो मस्तिष्क रेखा से शुरू होकर के ऊपरी हिस्सा शनि पर्वत की तरफ है और बाएं हाथ की हथेली में चिड़िया की तरह चिन्ह बना है जो बुध पर्वत के समीप हृदय रेखा से शुरू होकर अंगूठे के पास की तरफ मुख है।
दोनों आकृतियां क्या फल देती हैं? देखिए, दो प्रश्न यहाँ पर आपने किए हुए हैं। जो आप बता रहे हो कि बाएं हाथ में मंदिर जैसी आकृति है जिसका मस्तिष्क रेखा से शुरू होकर के शनि पर्वत तक जा रही है, तो ये व्यक्ति की गहरी सोच को और दार्शनिकता को प्रदर्शित करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर विवेकशीलता बहुत ज्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह के निर्णय को लेने के पहले बहुत ज्यादा विचार करता है, देन विचार करने के बाद में वो निर्णय को लेता है। ऐसे व्यक्तियों का बहुत ज्यादा विचारशील बोल सकते हो। ऊपरी हिस्सा शनि पर्वत की ओर है और ऐसे जातकों को देखने में आता है कि उनके जीवन काल में मानसिक रूप से काफी संतुष्टि प्राप्त हो जाती है और अपने डिसीजंस पर वो काम करके इस जीवन में सफल हो जाते हैं। तो ये एक चीज है। साथ ही साथ अब देखिए, मस्तिष्क रेखा से इन्वॉल्व वो हो रही है तो मान सम्मान की वृद्धि इत्यादि, जब आपके डिसीजन सही होते हैं तो लोग आपसे, ऑब्वियस सी बात है कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है, लोग आपका मान सम्मान करने लगते हैं। और दूसरा आपने कहा है कि बाएं हाथ की हथेली में चिड़िया की तरह चिन्ह बना हुआ है जो कि बुध पर्वत के समीप हृदय रेखा से शुरू होकर के अंगूठे के पास की तरफ मुख है। तो ये तो बुध के, आप उसमें देख सकते हो कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है, एक अच्छे संवाद कौशल को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से, अपने शब्दों से कुछ इस तरह के शब्दों का वो चयन करता है कि उसका जो सामाजिक स्थिति होती है, वो जिससे भी बात करता है उसको प्रभावित कर लेता है। सिंगल वर्ड में कहा जाए तो ये अच्छे संवाद कौशल को, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रदर्शित करता है। तो दोनों ही चीजें अच्छी हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वाणी को प्रभावशाली बना देता है ये चिड़िया की आकृति जो आप बता रहे हैं जिस तरह की बन रही है, तो ये अच्छा माना जाएगा इसको। और अगला प्रश्न जो है ये दोदिया कुलदीप, इन्होंने बोला है कि थर्ड हाउस में शनि कन्या राशि में बैठे हुए हैं सर, प्लीज जवाब दीजिए कि कैसा होता है। देखिए, नॉर्मली यदि हम ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन की बात करते हैं, क्योंकि आपने कन्या राशि तृतीय स्थान में बताई है, तो कहीं ना कहीं आप कर्क लगन के हैं, तो उस पार्ट को भी हम साइड रख दें। अगर तृतीय भाव में शनि जाकर के बैठ जाए तो तीसरा भाव 8वें से 8वां है, और तृतीय भाव में यदि शनि जाकर के बैठते हैं तो तीसरा भाव पराक्रम का है। अब तीसरे घर में बैठे हुए जब भी शनि जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको मेहनत करने के लिए बाध्य करेंगे, आपको परिश्रम पुरुषार्थ करने के लिए बाध्य करेंगे, और आपको अपने जीवन काल में चीजें तभी प्राप्त होंगी जब आप परिश्रम और पुरुषार्थ करते हो। तीसरे के शनि वालों की लाइफ में हर एक चीज जो भी वो प्राप्त करना चाहते हैं काफी ज्यादा मेहनत मांगती है, काफी ज्यादा स्ट्रगल मांगती है। उसके बाद में जब आप उसके इक्विवेलेंट मेहनत कर लेते हो तभी आपको उस चीज की प्राप्ति होती है। अगर ये शनि शुभ प्रभाव में है, ये निर्भर करेगा बुध की कंडीशन पर, क्योंकि कन्या राशि में बैठे हैं, तो ये अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति गंभीरता के साथ में अपनी बात को रखता है, उसकी बातों में एक ठहराव होता है, तो ये एक अच्छा पोजीशन हो गया। साथ ही साथ आप बोल रहे हो कि कन्या राशि में जाकर के बैठे हैं, तो इनकी दृष्टि को पहले समझ लीजिए। पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ने के चलते एजुकेशन में थोड़ा सा चेंज या ब्रेक देखने में जरूर मिलता है। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है जो कि अच्छा माना जाएगा, क्योंकि तृतीय भाव से है, तो आपके जो खर्च है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर देगी। और भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि भाग्य का साथ विलंबित प्राप्त होता है। अब ये सप्तमेश और अष्टमेश होकर के तृतीय भाव में है। सप्तमेश होकर के तृतीय भाव में जाना, अपने ही ग्रह से नवम पंचम राजयोग बना रहे हैं अपने ही भाव से, तो कहीं ना कहीं जातक का उसके जीवन साथी के आने के बाद में पुरुषार्थ और पराक्रम में वृद्धि होती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाती है और जीवन साथी भी पराक्रमी होता है। लाइफ में एक स्टेटस की वृद्धि देखने में आती है। और अष्टमपति के तृतीय में जाना आयु के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ये आयु को लंबा कर देते हैं। रिसर्च इत्यादि की फील्ड में यदि आप जुड़ना चाहते हैं, या रिसर्च की फील्ड में, ज्योतिष इत्यादि की फील्ड में जुड़ करके यदि आप परिश्रम करना चाहते हैं और अपनी रिसर्च को, अपने ज्ञान को विकसित करना चाहते हैं, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। बटा संतान को लेकर के कष्ट, संतान को लेकर के चिंता, संतान के साथ में मतभेद, संतान के साथ में दूरी को प्रदर्शित करता है। पिता के साथ में संबंध खराब हो जाते हैं, कई बार ये भी देखने में आता है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने में आते हैं। और अगला प्रश्न जो है ये अमनदीप जी का, इन्होंने बोला है कि सर मेरे साथ जो अनुभव हुआ है वो लग्न से ही हुआ है, इसलिए जितना भी सही या गलत होता है वो लग्न से ही होता है। अच्छा, ये गोचर के विषय पर हमारे एक शॉर्ट वीडियो में इन्होंने कमेंट किया होगा कि गोचर लग्न से देखें या चंद्रमा से, ये एस्ट्रोलॉजी शो का ही प्रश्न था। और इसमें एक जन ने और कमेंट किया है, इनके कमेंट में ब्लू बेल नाम से आईडी है, एग्जैक्टली माइंड टू फ्रॉम लग्न। तो इन दोनों ही लोगों का कहना है कि जो भी ग्रहों का गोचर परिवर्तन होता है वो चंद्रमा से ज्यादा, चंद्र कुंडली से ज्यादा लग्न कुंडली पर इनके लिए इंप्लीमेंट हो रहा है। तो देखिए, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। यदि आप ज्योतिष के ग्रंथकारों की माने तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आप अपने गोचर को जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों पर ही घटित करा करके देखिए। देखिए, इसके पीछे कारण क्या है। लग्न कुंडली पर तो सभी गोचर इंप्लीमेंट होंगे ही होंगे, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि लग्न हर 2 घंटों में चेंज हो जाता है, और आपकी जो लग्न कुंडली है वहां पर जो लग्न है वो कहीं ना कहीं आपके तन, आपके व्यक्तित्व,
आपकी पर्सनैलिटी को प्रदर्शित करता है। तो उसकी वजह से आप अफेक्ट तो होते ही होते हैं। आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही है वो भोग कौन रहा है? लग्न भोग रहा, आप भोग रहे हैं ना। तो लग्न से सभी ग्रहों को गोचर को देखा जा सकता है, देखना भी चाहिए। जैसे वार्षिक राशिफल में बनाता हूँ, शनि का राशि परिवर्तन, राहु केतु का, गुरु इत्यादि का राशि परिवर्तन के जो भी मैंने वीडियोस बताए हैं, उनमें मैंने आप सभी दर्शकों से कहा है कि आप अपनी चंद्र राशि के साथ साथ अपनी लग्न कुंडली के आधार पर भी इस राशिफल को घटा करके देखिए, क्योंकि लग्न का प्रभाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसी तरह से आता है जिस तरह से चंद्र कुंडली का प्रभाव आता है। बट क्या बात होती है कि जैसे शनि की 7.5 लग रही है, तो इसकी वजह से मानसिक अशांति होती है। तो कोई भी घटना घटे तो उसके पहले सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो आपके मन पर पड़ता है। मन के कारक चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा से भी गोचर को लगा करके देखना चाहिए। चंद्रमा से भी जब आप गोचर लगाते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। आप लोग नोटिस करिएगा कि यदि आप ट्रेवलिंग इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो कभी ट्रेवल नहीं करते, एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन जो ट्रेवल इत्यादि करते रहते हैं, तो जब आपकी कुंडली के 8th या 12th हाउस में चंद्रमा का गोचर हो या 9th हाउस में चंद्रमा का गोचर हो, आप नोटिस करें कि आपकी यात्रा हो रही है चंद्रमा से, तो चंद्रमा से भी गोचर को देखना चाहिए। इसका एक रीजन और मैंने एक बुक में पढ़ा था जो कि मुझे बहुत अच्छा रीजन समझ में आया कि जो आपकी जन्म कुंडली में महादशा होती है, विंशोत्तरी महादशा जिसका हम गणना करते हैं, वो आपके चंद्रमा के आधार पर निकलती है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में जिस डिग्री पर होते हैं उसके आधार पर उस दशा को निकाला जाता है। तो जो दशा है आपकी, जिससे आपका फलकथन किया जाता है, जिससे आपको प्रेडिक्शंस दी जाती हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, वो भी चंद्रमा से ही काउंट हो रही है। तो चंद्रमा से भी आप अपने गोचर को लगा करके देख लीजिए, क्योंकि चंद्रमा से जो गोचर होता है वो आपकी कहीं ना कहीं दशा और अंतरदशा को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देता है। बट हाँ, आपको यदि लग्न से ज्यादा चीजें समझ में आ रही हैं तो इसकी ये भी चीजें हो सकती है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर हो, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वो कमजोर हो, चंद्रमा अंश बल से वीक हो, चंद्रमा षडबल इत्यादि में कमजोर हो, चंद्रमा नवांश कुंडली में जाकर के कमजोर हो रहे हो, तब गोचर का प्रभाव चंद्रमा से कम होता है। लेकिन यदि आपको लग्न से उसका मिल रहा है तो दोनों से ही देखना चाहिए। लग्न का 50% और चंद्रमा का 50% मिला करके यदि आप देखेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट इसका देखने में मिलेगा, और आप एक्यूरेट अपने गोचर को समझ के आने वाले समय को प्लान कर सकते हैं, आने वाले समय कैसा होने वाला है इसको जान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 110 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट हो गए। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।